चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास। जो सीरीज पढ़ रहे थे उसका चैप्टर मतलब पार्ट 3 है ये। तो उसी क्रम में जो ये संविधान का जो पार्ट है विचार विकास जो पढ़ रहा था उसी क्लास का भी आगे बढ़ाऊँगा, बताऊँगा मैं इसमें कब आएगी। तो इसमें है क्या, बेसिकली 1909 से आपको स्टार्ट करना था। तो 1909 का अधिनियम लाया गया। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इनके बारे में बताता हूँ। इनमें क्या क्या लाया गया। तो 1909 के अधिनियम में जो लाया गया, इसमें जो मार्ले मिंटो सुधार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ही मार्ले मिंटो सुधार जो बोला जाता है। जो मार्ले इस समय के लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे। मार्ले सचिव थे और मिंटो आपका क्या थे? वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे? इनको इसी को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले आपका सचिव, कहाँ के सचिव? भारत के। और मिंटो आपका वायसराय थे। तो इनके द्वारा लाए गए सचिव थे। तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इसमें जो क्या क्या बात की, विशेषताएं क्या थी मैं बताता हूँ। तो इनमें इस समय जो ना इस अधिनियम में क्या किया गया, वो जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर में जो विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय स्तर था, है ना, केंद्र हो गया, और राज्य प्रांत जो प्रांतीय स्तर में था। तो विधान परिषदों के आकार में जो परिषद का गठन होते दोनों में, तो इसका जो विस्तार ना काफ़ी मतलब विस्तृत किया गया, मतलब बढ़ाया गया, उसका विस्तार किया गया। केंद्रीय जो परिषद में इसकी संख्या जो 16 से इसमें 60 कर हो गई। केंद्रीय जो परिषद में आपको केंद्र में आपका 16 से इसकी संख्या कितनी हो गई? 16 से आपका इसकी संख्या हो गई 16 से आपका 60 हो गई। इसकी संख्या, किसकी संख्या? आपका सदस्य की संख्या केंद्र में इसकी संख्या इसकी हो गई। तो केंद्र राज्य में जो है था इसके समान नहीं थी, मतलब सेम नहीं था, अलग अलग था। कोई मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन नहीं था ज़्यादा, मतलब बस केंद्र के याद रखिए, लेकिन एक समान नहीं था। इनमें जो था, इनका जो एक धारणा थी कि मतलब जो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा उस टाइमिंग मेरा मतलब जो उस टाइमिंग मतलब जो केंद्रीय जो परिषद में मतलब जो सरकारी बहुमत को मतलब बनाए रखा गया था। मतलब ज़्यादा मतलब बहुमत मतलब सरकारी रहना चाहिए मतलब उसमें। और जो गैर सरकारी सदस्य के बहुमत की अनुमति भी थी उनको प्रांत में था गैर सरकारी सदस्य को। सरकारी को केंद्र में था और गैर सरकारी सदस्य को बहुमत की अनुमति थी कहाँ? आपका प्रांत में था। ठीक है, समझ में? उस टाइमिंग में जो सरकारी जो सदस्य थे वो कहाँ थे? केंद्र में। और जो गैर सरकारी थे, जो अर्ध सरकारी या मतलब सॉरी प्राइवेट थे, वो समझिए उसमें आपका प्रांत में थे। तो इसमें जो है दोनों स्तर पर जो विधान परिषदों के जो कार्यों का दायरा जो बढ़ाया गया, दोनों स्तर पर विधान परिषदों के दोनों मतलब केंद्र और राज्य में उनका विस्तार क्षेत्र भी बढ़ाया गया, और उसमें जो कार्य का उनका जो परिषदों का दायरा भी बढ़ाया गया। जैसे कि इनका जो अनुपूरक जो प्रश्न पूछना, इन पर अधिकार दिया गया। जो क्वेश्चन पहले नहीं कर सकते थे, मतलब तो एक मतलब अनुपूरक मतलब क्या? एक प्रश्न से जुड़े दूसरा प्रश्न नहीं कर सकते थे। तो लेकिन इसको अभी वर्तमान में इसका मतलब दिया गया बजट पर संकल्प रखना आदि। ठीक है, बजट पर संकल्प रखना क्या आदि, इनको मतलब अधिकार दिया गया। तो पहली बार जो भारतीय को क्या वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद के समय साथ जो है एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को और वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। मतलब पहली जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहली बार किसी भारतीय को भारत की जो वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब मिल के मतलब
भारत के सचिव मतलब वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो जो हमारे जो इसमें जो याद रखे हम जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा एक थे, एक व्यक्ति थे, मतलब वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद है, जो अभी वर्तमान में वायसराय बोला जाता था, तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के जो प्रथम भारतीय सदस्य बने, प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, कानून का मतलब क्या था उनको बोला गया था। आप देखने में मत ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सुनिए, आप ध्यान दीजिए उसमें। अब इसी टाइमिंग ही क्या हुआ है, एक बड़ा बदलाव भी हुआ था कि मुस्लिमों को बात चली कि निर्वाचन के लिए मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब निर्वाचन के लिए उनको अलग से मतलब चुनाव के लिए उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। आज में ये मतलब उनको ऐसा था कि मतलब वो खुद ही अपना चुनाव कर सकते। जैसे वर्तमान में भी जो वोटिंग होता है किसी मतलब जो नॉर्मल में होता है, तो उसमें सभी ऐसा कोई थोड़ी रहता कि धर्म जाति के कोई किसी भी बन सकता है, ऐसा नहीं था। लेकिन उस टाइम में क्या था, सांप्रदायिक अलग से मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व है वो स्वयं मुस्लिम लोग ही चुनेंगे। मतलब मुस्लिम लोग से सदस्यों में से ही उन लोगों के द्वारा अपना चुनेंगे, अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे कि इसको उनको रखना है, ऐसा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ऐसा मांग मतलब प्रावधान कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं ना, तो कि मतलब जो वैधानिकता प्रदान कर दी गई, जो सांप्रदायिकता की वैधानिकता वैध कर दिया गया। और इन्हीं के कारण जो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता था? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड मिंटो हैं, मिंटो जी को, ये मिंटो को क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। ठीक है। तो इसने जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन है ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी क्या किए थे इन लोगों ने? एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया था। इसका तो किया था अलग से, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का अलग से। लेकिन प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए एक चेंबर ऑफ कॉमर्स के, जो वर्तमान में आप दुकान व्यापार से संबंधित, उसके लिए है ना, यूनिवर्सिटी के लिए, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि प्रावधान कर दिए गए। तो यूनिवर्सिटी के लिए अलग होगा चुनाव, अलग प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग प्रतिनिधि रहेंगे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के अलग है, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि होंगे। ये मतलब धारणा मतलब तय की गई। एक भारत शासन अधिनियम को देखिए, ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या क्या बदलाव है इसको भी याद रखिए। तो ये 20 अगस्त जो था टाइमिंग 1917 को, तो 20 अगस्त 1917 को इसमें एक ब्रिटिश सरकार ने एक घोषित किया घोषणा की। तो क्रमिक रूप से मतलब उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। मतलब भारत में जो क्रम रूप से क्या उत्तरदायी जो भी सरकार बनती जाएंगे उनका मतलब उनका क्या करना था, आपको स्थापना करना था क्रमिक रूप से, क्रम रूप से। घोषणा की 1917 में 20 अगस्त। और जो अधिनियम बना है इसका 1919 में, जो भारत शासन अधिनियम बना 1919 में, और 1921 से इसमें लागू कर दिया गया। तो इसको, इस अधिनियम को भी बोला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे सुधार किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है इसको, उसी के लिए फेमस है। ये सचिव थे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड आपका वायसराय, दोनों एक वायसराय थे एक सचिव थे भारत के। जबकि भारत के जो वायसराय थे है ना, तो अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी इसको मैं बारे में बताता हूँ। विशेषताएं में क्या क्या थी, इनकी खूबी क्या क्या, मतलब इनके द्वारा जो बदलाव किए गए, जो संविधान बना उसमें कुछ ऐड किए गए उनके मतलब भी अंग्रेज़ों के समय से ही धीरे धीरे करके भी मतलब अब वर्तमान में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें विकास होता गया और स्वतंत्रता की प्राप्ति तक। तो देखिए इसमें, तो इनमें जो मेन मुद्दा किया गया है, जो केंद्र के हैं, केंद्र और प्रांत,
तो विषयों की सूची को पहचान कर ली गई इसमें, जो विषयों की सूची को पहचाने और उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि आपका देखिए केंद्र और में आपका अपरांत दोनों की विषय सूची काम करने का कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करेंगे उसको बांट दिया गया। केंद्र में कौन बांटेगा और केंद्रीय स्तर पे और प्रांत स्तर में जो जो विषय थे उसको अलग अलग कर दिया गया इसी टाइमिंग में। और केंद्र राज्यों पर जो केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम हो गया इस टाइमिंग में। विधान इसमें जो केंद्रीय स्तर और प्रांतीय विधान परिषदों को उनकी मैं जो बता रहा हूँ ना इसमें सूचियों के विषयों पर जो भी सूची थे, जैसे कि कुछ भी कृषि हो, जो चिकित्सा हो और शिक्षा क्षेत्र हो और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, तो इनको जो विषयों के आधार पर अधिकार दे दिया गया कि मतलब वो विधि बना सकते हैं, मतलब विधि बनाने का अधिकार दे दिया। केंद्रीय के स्तर पे अगर कोई चाहता है, जैसे कि वर्तमान में समवर्ती सूची और राज्य सूची संघ सूची उसी प्रकार ही उस टाइमिंग में सूची के हिसाब से बांट देगा, केंद्र का अलग रहेगा, प्रांत का अलग रहेगा। तो उनमें जो जो अधिकार उनको संबंधित अपने ज़रूरत के हिसाब से कानून बना सकते थे, वो जिस क्षेत्र में मतलब उनको अधिकार था। लेकिन जो ये केंद्रीय और एकात्मक ही मतलब बना रहा, ऐसा नहीं था कि मतलब दो टुकड़ों में बढ़ गया, लेकिन ज़्यादा प्रभावी लेकिन केंद्र में ही था, जो वर्तमान में चलता है उसी प्रकार से। ठीक है, अब फिर ये जो केंद्र स्तर में ये हुआ बटा और प्रांत स्तर में बटा जो विषय थे। अब प्रांत स्तर में भी दो भाग में इसको बांट दिए। जैसे कि अब मैं बोलने का मतलब ये है, केंद्र दो भाग में तो केंद्र और राज्य में बटे। अब प्रांत को राज्य समझिए तो राज्य में भी दो भाग में बढ़ती है, प्रांत में तो दो भाग में से पुनः एक तो हस्तांतरित एक आरक्षित विषयों पर क्या किया गया, इसको बांट दिया गया। कार्य जो भी थे इसको बांट दिया, हस्तांतरित और हस्ताक्षरित दो रूप में, आरक्षित और हस्तांतरित रूप में दो भाग में बांट दिया गया। अब इसमें देखिए जो हस्तांतरित विषय था उसमें शामिल गवर्नर देखता था उसका कार्य, और जो अन्य जो कार्य था, जो बाकी जो बच गए इसमें जो आरक्षित कार्य आपका मंत्रियों की सहायता लेना पड़ता था, उसमें ऐसा नहीं था। गवर्नर जो मतलब मंत्रियों की सहायता के लिए मतलब सहायता जैसे कि वर्तमान में लेते हैं, कुछ भी इस राष्ट्रपति कुछ करना रहता है तो लोकसभा से परमिशन लेते हैं, मतलब थोड़ा उनसे लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेते हैं। उसी प्रकार से हस्तांतरित जो विषय थे गवर्नर का शासन उसमें होता था, लेकिन मंत्रियों की सहायता लेता था। मतलब जो मतलब विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, जो मतलब उस संसद, जैसे मान लीजिए जैसे वर्तमान में संसद से होता है ना, राष्ट्रपति मतलब और जो सदस्य उनसे मतलब परामर्श भी करती है, जो मंत्रिमंडल बनते हैं, उसी प्रकार ही उस टाइमिंग में था। और आरक्षित विषय को क्या कहते हैं, जो गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, मतलब उस टाइमिंग में जो कार्यपालिका परिषद थी उस टाइमिंग में, तो आरक्षित विषय को क्या किया जाता था, उनके सहायता से मतलब कार्यपालिका परिषद से शासन किया जाता था। लेकिन ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अलग थे। तो इस कारण इसको ना जो अलग था ना, तो इस कारण इसको दोहरी व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहा गया। दोहरी मतलब द्वैत शासन, इसमें शासन कहा गया इसमें। हालांकि इस व्यवस्था को काफ़ी हद तक असफल रही है ना, कोई एकदम मजबूती से नहीं था ये। बाद में ना इसमें जो देश में ना इसमें इसी के तहत द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनी व्यवस्था, दो सदन थे मतलब, है ना, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1919 में मतलब प्रारंभ हुई। तो विधान परिषद जो था, है ना, विधान परिषद जो बना था तो इसी में द्विसदनी व्यवस्था मतलब यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। अभी जो वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा जो संसद बनती है, अभी एक सदन विधान परिषद को हटा के मतलब उसी के जगह में द्विसदनी व्यवस्था राज्यसभा लोकसभा का गठन किया। दोनों सदनों के बल और क्या किए, जो दोनों सदन के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाए। तो दोनों सदनों के बहुसंख्यक
सदस्यों को, जो बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया। मतलब उनको जो चुना जाता था ना, जो अत्यधिक बहुमत मात्र जनसंख्या के माध्यम से उनको क्या किया जाता था, जो वर्तमान में होता है निर्वाचित होते थे, वो 1919 में ही बदलाव किया गया। इसमें जो ना जो कार्यकारी परिषद थी एक जो वायसराय की, तो उस परिषद में ना 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। जो 6 सदस्य मतलब जो उसमें शामिल होते थे एक्स्ट्रा, मतलब उसमें से 3 सदस्यों को भारतीय के लिए छोड़ दिया गया। और कमांडर इन चीफ एक थे, उनको छोड़कर बाकी को मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा जो सदस्य थे उनमें मतलब शामिल किया जाता था। तो इस कानून में जो और भी मतलब जो सांप्रदायिक आधार पर भी, जैसे सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत विस्तारित कर दिया गया। मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन पहले जो 1909 में आपका मुस्लिमों को दिया गया, उसी प्रकार जो सिखों को भी दे दिया इस अधिनियम 1919 में, और वो ईसाइयों को भी दे दिया। अब उन लोग बोले हम लोग को भी दो, है ना, तो उन लोग को भी दे दिया। और भारत में और रहने वाले यूरोपीय लोगों को भी दे दिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत में, और बढ़ा दिए, विस्तार इनका कर दिए। सभी का मांग, एक को देख के सब मांगने लगे कि हमको भी पृथक निर्वाचन का मतलब सांप्रदायिक आधार पर क्या क्या दिया जाए, निर्वाचन का सिद्धांत मतलब हमको ही मतलब मिलना चाहिए। और इस कानून ने संपत्ति और कर, है ना, जो संपत्ति कानून ने जो है संपत्ति कर, है, और या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में ही लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब कानून के तहत जो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब मताधिकार का दिया गया। जो शिक्षा के आधार पर मतलब इनको ना सीमित जो शिक्षा, जो उच्च शिक्षा थी जो व्यक्तियों की, उनको ही अधिकार दिया गया। जो और संपत्ति के अनुसार बड़े थे, मतलब जो काफ़ी धनी व्यक्ति थे या वो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे, उन्हीं को ही वोट देने का मतलब अधिकार दिया गया। बाकी लोग को नहीं दिया गया, कोई मतलब नहीं, उनको नहीं, ऐसे ही थे। अब इसमें लंदन में इसी टाइम में इस कानून ने जो लंदन के उच्चायुक्त थे, तो उस उच्चायुक्त के लिए एक कार्यालय नियुक्त किया गया। कार्यालय का सृजन मतलब नया निर्माण हुआ। उच्चायुक्त मतलब कार्यालय कहाँ बना आपका, लंदन में जाके बना। लेकिन अब तक जो था इसमें भारत सचिव द्वारा किया जाता था। अब फिर जो भी मतलब काम था जो भारत सचिव द्वारा किया गया था, अब उसको स्थानांतरित कर दिया कहाँ, लंदन से मतलब होता था ट्रांसफ़र। अभी 1919 में ही डायरेक्ट लंदन से होगा कार्य, मतलब ऐसा टाइप का हो गया। अब इसी समय जो जान हो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, है ना, जो 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए। बाद में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1919 में, अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में। इसको याद रखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो लेती है, और जो एक लोक सेवा आयोग आपका 1919 में, जो हमारे जो राज्य में जो सब होते हैं वो, ठीक है, प्रांत में जो अभी चलता है हम लोग के राज्य में जो लोक सेवा आयोग। अब इसी टाइमिंग देखिए, जो बजट पेश हो रहा था पहले केंद्र स्तर एक ही बजट होता था मतलब भारत में, अब क्या किया गया, केंद्र स्तर में बजट एक हो गया और राज्य के लिए बजट अलग अलग कर दिया गया। और उनको जो बजट था ना, तो राज्य अभी जो वर्तमान विधानसभा बनती है, विधानसभा विधान परिषद थे राज्य में होते हैं, विधानमंडल, तो उनको अपना बजट खुद बनाने का मतलब अधिकार दे दिया गया। मतलब खुद अपना अधिकार दे सकते। तो संविधान का विकास हो ही रहा है, और जो राजनीतिक रूप से भी विकास हो रहा है, संवैधानिक भी विकास हो रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। अब इसके अंतर्गत ही जो इस अधिनियम के अंतर्गत ही एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जो विधि के लिए आयोग मतलब, तो जिसका ये कार्य था वैधानिक आयोग का एक जो विधि था, हर 10 वर्ष बाद मतलब कितना विकास हुआ है, किस क्षेत्र में काम किया गया है, उसको अपना रिपोर्ट देना था। कानून से संबंधित अपना रिपोर्ट मतलब प्रस्तुत करना था। एक साइमन आयोग हुआ अपना, क्या हुआ साइमन आयोग, तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, साइमन आयोग मतलब ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय में से 2 वर्ष पूर्व
तो ये जो था कि ये उस टाइमिंग में जो नया संविधान में जो भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जो नया संविधान बन रहा था, उसमें भारत की स्थिति को पता लगाने के लिए एक साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य इसमें शामिल थे। वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की, है ना। 1929 में मतलब चालू किया, इसमें सोचे गए थे साइमन आयोग, मतलब इसके बाद होगा, मतलब ऐसा नहीं था 1927 में। तो चलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ, 1919 के बाद 1927 कर लीजिए इसको। इसमें क्या है, साइमन कमीशन है, इसके बारे में बता देता हूँ। अब इसमें बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इनमें वही था कि इनमें 7 सदस्य का एक आयोग था, मतलब और उसमें सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे उसमें। तो 1929 में इन लोग घोषणा किए थे, लेकिन समय से पहले इसमें जो भारत के संविधान की स्थिति को जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। और जो मतलब इसमें सभी दलों ने इसका बहिष्कार करना चालू किया था, क्योंकि इसमें जो भारतीय सभी सदस्य क्या थे, आपका अंग्रेज थे, भारतीय इसमें शामिल नहीं थे, है ना। तो इसलिए बहिष्कार होना चालू हो गया। तो 1930 में ही अपनी रिपोर्ट में पेश की इन्होंने, 30 में रिपोर्ट की, 27 में आपका गठन हुआ। कहाँ गठन हुआ 1927 में? गठन ये ब्रिटेन में गठन हुआ, मतलब लंदन में गठन हुआ, और यहाँ कदम रखा मतलब 1928 में, 1 साल बाद, है ना। तो 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और देश शासन प्रणाली को भी इसमें रखा गया था। और राज्यों में जो सरकार का विस्तार इसमें मतलब जो सिफारिश की गई थी, और भारत में के संघ की स्थापना, है ना, और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखने के इनमें सिफारिश की गई थी। इसमें जैसे राज्यों का सरकारों के उनका विस्तार करना, है ना, जो राज्य के सरकार को विस्तार करना हर जो प्रांत में थे। और ब्रिटिश भारत के संघ की जो एक नया संघ मतलब एक निर्माण करना था। और सांप्रदायिक मतलब हर जो मुस्लिम हैं, ईसाई थे, उनको निर्वाचन के लिए जो जारी पहले था उसको बनाए रखना था, इसका मकसद था। अब इसमें प्रतिनिधियों के साथ साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने क्या किया गया, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। तो इस चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार हुआ, जो मतलब 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसका आउटपुट निकला एक श्वेत पत्र के माध्यम से, उसको तैयार किया गया। एक तो इसको जो मतलब जो श्वेत पत्र तैयार किया गया था ना, उसको संसद का, जो ब्रिटिश के संसद था, एक प्रवर समिति बनाया गया था, संयुक्त रूप से उसके समक्ष रखा गया था। तो इनको जो इस समिति की जो सिफारिशों को क्या किया गया, कुछ संशोधन के साथ मतलब सुधार के साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। जो 3 बैठक के 3 गोल में सम्मेलन हुई, आप लोग जान रहे होंगे, उस जो आपका 1931 और 32 में आपका 30, 31, 32 में हुआ था। तो उसमें जो एक आउटपुट निकला उसको श्वेत पत्र में जारी किया, और ब्रिटिश का एक संयुक्त प्रवर समिति था उसके समक्ष रखा गया था, है ना। अब उसके समक्ष रखा गया ना, तो उन्होंने कुछ सुधार किए, कुछ बदलाव किए, और क्या किया, भारत परिषद अधिनियम उनका जो सुधार करके भारत परिषद अधिनियम 1935 जब बना ना, तो उसमें शामिल कर दिया उसको। ये अगला आपका 1935 अधिनियम, 1935 का क्या अधिनियम, इसको भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, समझे। इसमें तो इसमें क्या कर देगा, इसमें शामिल कर दिया, इसको मैं बताऊंगा। इसके पहले एक और सांप्रदायिक अवार्ड भी मतलब उसमें अगस्त में एक योजना घोषणा की गई थी। इसके पहले 1935 के पहले 1932 में एक सांप्रदायिक अवार्ड। तो उस टाइम में ब्रिटिश में जो अंग्रेज में थे, मतलब ब्रिटेन में कौन थे प्रधानमंत्री, रेमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। जो अल्पसंख्यक थे उनके प्रतिनिधि, जो जैसे कि मुस्लिम बहुल इलाका है आपका, जो ईसाई थे, जैन के, बौद्ध धर्म से, मतलब ये मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण के रूप में। उस टाइम में लेके सिख थे, और भी कई लोगों ने, दलित वर्ग को भी मतलब अल्पसंख्यक में रखा गया था।
तो इन्हें सांप्रदायिक अवार्ड से जाना जाता था, इन्हें नाम से जाना गया, मतलब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड से जाना गया। जो अल्पसंख्यक थे उनको एक योजना की घोषणा की इनके द्वारा। अब इसमें बोला क्या गया था, तो इसमें मुस्लिम थे, सिख, ईसाई और ना यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के निर्वाचन की व्यवस्था किया जाएगा। मतलब निर्वाचन की जो व्यवस्था पूरी तरह से कर दी, मतलब उस टाइमिंग में, मतलब मुस्लिम थे, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय के लिए अलग एक निर्वाचन का विस्तार किया, बल्कि और उसमें साथ में दलित को भी जोड़ दिया उसमें। अब दलित को जोड़े ना तो गांधी जी गुस्सा आ गए, मतलब वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हिंदू से सबको अलग करते जा रहे हो, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, सबको अलग करोगे तो हिंदू कहाँ बच रहा है, इसमें हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना कहाँ होगी। तो इसमें अवार्ड में संशोधन के लिए एक पुनः पैक्ट हुआ, जो पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया गया। इसी के तहत था ना, तो कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। जो कांग्रेस के नेता थे जितने भी गांधी वांधी थे, और दलित के नेता आपका अम्बेडकर जी थे, तो इनके बीच समझौता हुआ, पुनः समझौता जिसको बोला जाता है। तो इसमें निर्वाचन इसमें बोला गया भाई आपको कि दलितों के लिए आपको स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। मतलब दलितों के लिए जब आप जो एक अलग डोमिनियन मतलब स्टेट होगा ना, तो दलितों को जो वर्तमान में भी जो आरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार से आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, विशेष दर्जा दिया जाएगा, आप अलग मत हुई बोल के ना बोलेंगे। तो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया उस टाइम में, तो अलग होने नहीं दिया है, समझौता हो गया अभी। तो 1935 अब इसमें आते हैं अधिनियम में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जान लिया ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। इसमें हुआ क्या था मैं बताता हूँ। यही इसमें इसी को देख के ना, जो संविधान जो बना है ना, उसमें बहुत सारे इसी में से मिलता जुलता उसमें छापा गया है। भारत के संविधान, ये जो भारत का संविधान बना है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज था ये। तो इसमें जो 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची थी इसमें देखिए अधिनियम में 321 धारा और 10 अनुसूची थी। तो इसमें जो प्रावधान थे ना, उसको ना उठा के डायरेक्ट क्या कर दिया गया, उसमें ऐड कर दिया गया। जो संविधान में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया इसमें। ठीक है, अब अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, इनकी विशेषताएं जानेंगे। विशेषताएं में आप देखेंगे इनमें क्या क्या विशेषताएं थी इनमें। तो अखिल भारतीय संघ की एक स्थापना हुई है ना, अखिल भारतीय संघ की 1935 में एक स्थापना हुई, और राज्य और रियासतों के लिए एक इकाई की तरह जो काम करते थे। मतलब अखिल भारतीय संघ को एक मतलब इकाई संघ के रूप में कौन काम करता था, राज्य और देशी रियासतों के बीच जो मतलब प्रांत थे और उनके देशी रियासत थे, उनके बीच में एक संघ का मतलब निकाय के रूप में काम करती थी। अब इसी अधिनियम ने क्या किया है, केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियाँ जारी कर दी उसी टाइम में 1935 में। एक तो संघ सूची है ना, और राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 59 विषय उस टाइमिंग में थी, और राज्य सूची में आपके 54 विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची में दोनों के लिए इसमें 36 विषय शामिल थे। अब मैं बताता हूँ है क्या चीज़। संघ सूची में विषय में आपको सिर्फ केंद्र को अधिकार रहेगा उस विषय से संबंधित कानून बनाने का, और राज्य सूची में अगर कोई विषय है, 54 विषय थे उस टाइमिंग में इस अधिनियम के तहत 1935 में, तो उसको अधिकार रहेगा कि सिर्फ वही बस कानून मतलब उस संबंधित विषय पर कानून बना सकता है, और दूसरा जो केंद्र जो है उस विषय पर कानून नहीं बना सकता, जैसे वर्तमान में होता है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर उसका मतलब समाधान करेंगे, और या उनको जैसे शिक्षा हो दोनों के लिए है, मेडिकल से संबंधित दोनों में केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, तो ये सब समवर्ती सूची में आएंगे। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और सारी शक्तियाँ जो है वायसराय को दे दी गई, जो भारत के वायसराय थे। तो संघीय व्यवस्था ऐसा कभी अस्तित्व में नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि मतलब आ गया था पूरी तरीके से नहीं आया था। तो इनको जो ना देशी रियासतों ने विरोध करना चालू कर दिया, जो राजा महाराजा थे है ना, उन लोगों ने विरोध करना चालू किया, ऐसा होने नहीं देंगे बोले।
अब इसमें पहले प्रांतों में और भी इसमें सुधार हुए। प्रांतों में जो है द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो आपका 1919 में जो चेंज हुआ था ना द्वैत शासन, उसको प्रांत में जो है इसको शुभारंभ मतलब हटा दिया गया। एक ही ठो मतलब कर जो लोकसभा राज्यसभा तो केंद्र में था ही, उसी प्रकार राज्य में प्रांत में था उसको मतलब विधान सभा और विधान परिषद जो रहता था दो भाग में बांटा गया था, उसको हटा दिया द्वैत पद्धति को। तो इन लोगों ने पृथक जो थे पृथक पृथक क्षेत्र को दे दिए गए, मतलब उनको अपने कार्य के लिए बांटा मतलब बांट दिए गए। कुछ कुछ क्षेत्र इन लोगों को बांट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि द्वैत शासन को लेकिन हटा दिए गए थे। अब इसमें जो गवर्नर को जो राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की जो आपका विधान परिषद बना था, गवर्नर जो राज्य विधान परिषद के जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके अनुसार मतलब सलाह से काम करना और सब एक नियम बना दिए गए थे। मतलब विधान परिषद के जो मंत्री रहेंगे उनके सलाह से ही आपको काम करना रहेगा। तो ये प्रक्रिया 1935 से शुरू नहीं हुई लेकिन 37 में शुरू हुई और 1939 में 2 साल बाद चला, इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो इसमें देखिए प्रांत में तो समाप्त कर दिया लेकिन ना द्वैत शासन प्रणाली आपका ना केंद्र में चालू कर दिया गया। इसी टाइम में संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। जो संघीय विषय था जो आपका संघ का भी जो संघ सूची बना था उसको स्थानांतरित और आरक्षित विषय में 2 भागों में बांट गए। इसी में जो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ कर दी। जो 11 राज्य थे उस टाइमिंग में थे उसमें से द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की 6 में, जिसमें से बंगाल थे एक क्षेत्र, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था और एक संयुक्त प्रांत था जो आपका यूपी था, है ना। असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बन गई। विधानसभा विधान परिषद 1935 में ही बन गया था। और भी कई प्रकार के इनमें प्रतिबंध लगाए गए थे, जरूरी नहीं थे, और जैसे कि कई सारे थे जो सभी जगह मतलब लागू नहीं थे, किसी जगह लागू थे किसी जगह लागू नहीं थे। इनमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व उनको व्यवस्था कर दी गई। जो दलित जातियों थे, महिलाओं थे, मजदूर वर्ग थे, उनको क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व उनको प्रदान कर दिए। जो भारत शासन अधिनियम 1858 जो स्थापित जो परिषद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जो भारत सचिव को जो सलाहकार की टीम मिल गई उनको, ठीक है। अब 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघ के लिए एक न्यायालय की स्थापना की इस टाइमिंग में, और जो मताधिकार का विस्तार किया